ये कहानी है डेनमार्क के एक छोटे से शहर में रहने वाले दो दोस्त स्वेन और बियार्ने की, जो एक बुचर शॉप में कसाई का काम करते हैं। ये ना सिर्फ एक दूसरे के कोलीग्स हैं, बल्कि ये एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी होते हैं और अक्सर इन दोनों के बीच अपना खुद का बुचर शॉप खोलने की बातें होती रहती हैं। स्वेन एक चिड़चिड़ा किस्म का इंसान होता है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय उसकी एक गर्लफ्रेंड टीना के, जिस पर हमेशा वो कंट्रोल पाने की कोशिश करता रहता है। जबकि टीना एक ओपन माइंडेड लेडी होती है और फिलहाल वो स्वेन के कामयाब होने का इंतजार कर रही होती है ताकि उससे शादी कर सके। और जहाँ तक बियार्ने का सवाल है, वो एक खामोश मिजाज इंसान होता है। उसे लाइफ को ढंग से जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। दरअसल कुछ साल पहले उसके साथ एक हादसा हुआ था जिसमें न सिर्फ उसके माँ बाप बल्कि उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई। तब से लेकर वो खुद को तन्हा रखना पसंद करता है। हालांकि इसी बीच टीना उसे अपनी एक दोस्त बीट से मिलाती है, पर वो उसके कुछ सिली सवालों से इतना पक जाता है कि वो टेबल के नीचे से उसे इतने जोर से किक करता है कि वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। पर एक अजीब बात ये भी है कि वो अपने साथ अलग अलग किस्म के जानवरों के कंकाल रखता है, जैसे कि ये उसका एक शौक हो। एक दिन जब ये दोनों बुचर शॉप में काम कर रहे होते हैं तो स्वेन देखता है कि उसका मालिक होल्गर, जो अपने सॉसेजेस के लिए उस एरिया में बहुत मशहूर है, वो कस्टमर्स को अपनी बातों में लपेट रहा है। ये देखकर वो बियार्ने से कहता है कि कब तक हम इस आदमी के नीचे काम करते रहेंगे। तभी होल्गर ये बात सुनकर उससे कहता है कि अगर तुम अपनी खुद की शॉप खोलने की सोच रहे हो तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। जिस पर स्वेन कहता है कि तुमने मेरा मैरिनेट कभी चखा ही नहीं और एक बार मुझे काउंटर पर खड़ा कर तो देखो। जिस पर होल्गर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर मैंने तुम्हें काउंटर पर खड़ाया तो मेरे सारे कस्टमर्स तुम्हें देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा पसीना और परेशानी दिखती रहती है। ये सुनकर स्वेन को गुस्सा आ जाता है और वो बियार्ने से कहता है कि अब तो मैं अपनी खुद की बुचर शॉप खोल के ही दम लूंगा। इसके लिए वो दोनों अगले ही दिन हंस नाम के एक रियल्टर से मिलते हैं, जो उन्हें एक पुरानी बुचर शॉप दिखाता है जिसके मीट लॉकर में सिर्फ लाइट के प्रॉब्लम को छोड़कर बाकी सब ठीक ठाक ही होता है। और ये दुकान उन दोनों को बहुत पसंद आती है, पर इसकी कीमत 2 मिलियन होती है जो इन दोनों के पास नहीं थे। तभी स्वेन उससे कहता है कि मैं अपने माँ बाप का घर गिरवी रख दूंगा जिससे आधे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। जिस पर बियार्ने उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो घर है, पर मैं कैसे इंतजाम करूं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं। जिस पर स्वेन कहता है तो ठीक है, हम खुद की दुकान खोलने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। जिस पर बियार्ने उससे कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अब उसी रात काफी सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और सुबह होते ही वो सीधे एक मेंटल हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो एक नर्स से मिलता है जो उसे उसके जुड़वा भाई एगिल के पास लेकर जाती है, जो अभी कोमा की हालत में जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है। और बियार्ने 7 साल बाद उससे मिलने आया है। वो उस नर्स से कहता है कि मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जाती, तुम इसका लाइफ सपोर्ट हटा दो ताकि ये हमेशा के लिए चैन की नींद सो जाए। इस पर नर्स उससे कहती है कि ये काम तो हम पहले ही करने वाले थे, इससे कई मरीजों को ऑर्गन्स मिलेंगे, पर सवाल ये है कि तुम 7 साल में एक बार भी इससे मिलने क्यों नहीं आए और अब 7 साल बाद अचानक तुमने ये फैसला क्यों लिया। जिस पर बियार्ने उसे बताता है कि हम दोनों के माँ बाप ने इसके नाम पर कुछ पैसे छोड़े हैं, अगर ये नहीं रहा तो सारे पैसे मुझे मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ये सुनकर वो नर्स उसके भाई का लाइफ सपोर्ट हटाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हम स्वेन को देखते हैं जिसने दुकान की ओपनिंग का काम शुरू कर दिया है और वो बियार्ने को दुकान के कुछ कार्ड्स भी देता है ताकि वो उन्हें लोगों में बांट कर अपनी नई दुकान का प्रमोशन करे। अब बियार्ने कई साल बाद अपने माँ बाप और वाइफ की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए कब्रिस्तान जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एस्ट्रिड नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है जो वहाँ कब्रों की साफ सफाई का काम करती है। एस्ट्रिड ने उसे वहाँ कभी नहीं देखा, इसलिए वो उसके पास आकर उससे पूछती है कि क्या इन सब की डेथ किसी कार एक्सीडेंट में हुई थी। जिस पर बियार्ने उससे पूछता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता। जिस पर एस्ट्रिड उससे कहती है कि 3 लोगों के एक साथ मरने का ज्यादातर कारण कार एक्सीडेंट ही होता है। बियार्ने को उसकी बातें काफी दिलचस्प लगती हैं, इसलिए वो उसे अपने दुकान का एक कार्ड देकर उसे ओपनिंग के लिए इनवाइट करता है। तभी एक बूढ़े आदमी को बुलाने पर वो वहाँ से निकल जाती है। अब अगले ही दिन दुकान की ओपनिंग बैंड बाजे के साथ बड़ी ही शानदार तरीके से होती है, पर दुख की बात ये थी कि अभी तक एक भी कस्टमर मीट खरीदने के लिए नहीं आया, जिससे स्वेन और बियार्ने का मुंह लटका रहता है। तभी बैंड वाला भी अंदर आकर उससे कहता है कि हम 2 घंटे से लगातार बजाते ही जा रहे हैं पर अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया। तुम लोगों का कोई सर्कल है भी या इस दुकान के प्रमोशन का सारा बोझ तुमने हम पर डाल दिया। ये सुनकर स्वेन उसे गंदी गंदी गालियां देता है, जिससे वो वहाँ से निकल जाते हैं। इसी बीच टीना वहाँ पर रखे कुछ मीट बाल्स को चखने लगती है, जिससे स्वेन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांट देता है, जिस पर वो भी नाराज होकर वहाँ से निकल जाती है। तभी मीट लॉकर के अंदर लाइट फिट करने आए एक इलेक्ट्रिशियन को ठंड लग रही होती है, जिस पर वो अपना जैकेट लेने के लिए जाता है। इसी दौरान स्वेन बियार्ने को अपने हाथों से बनाया हुआ मैरिनेट चखने के लिए कहता है, जिस पर बियार्ने उसे मना कर देता है। वो उसे उस मैरिनेट को चखने के लिए बार बार फोर्स करता है, पर बियार्ने हमेशा की तरह उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता, क्योंकि वो इस
दुकान के चलने की उम्मीद लगभग छोड़ ही चुका है। ये बात अब स्वर्ण भी समझ चुका था, इसलिए वो निराश होकर दुकान बंद करने लगता है। वो दुकान के सारे लाइट्स ऑफ कर देता है और मीट लॉकर्स का दरवाजा खुला देख उसे भी बंद कर देता है, जबकि इलेक्ट्रीशियन अपना जैकेट लेकर कब का वापस आ चुका था और वो अभी भी अपना काम कर रहा होता है। उसे दरवाजे के बंद होने की आवाज भी सुनाई नहीं देती क्योंकि वो हेडसेट लगाए म्यूजिक सुन रहा होता है। जिसके बाद अगले ही दिन टीना दुकान के बाहर स्वर्ण से यह कहती है कि हमें इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए, लेकिन स्वर्ण नहीं चाहता कि वो उसे छोड़कर जाए। पर टीना भी ये समझ चुकी थी कि इस आदमी का अब कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से निकल जाती है। और स्वर्ण दुकान के अंदर आकर अपने पसीने भरे हाथ धो ही रहा होता है कि अचानक उसे कुछ याद आता है और जैसे ही वो उस मीट लॉकर को खोलता है उसके सामने उसी इलेक्ट्रिशियन की डेड बॉडी पड़ी मिलती है। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मीट लॉकर की इतनी ठंड में भी उसे पसीने छूटने लगते हैं। तभी वो देखता है कि होलकर उसकी दुकान पर आया है। वो उसकी दुकान का मजाक उड़ाते हुए ये कहता है कि बाहर कस्टमर्स की इतनी लंबी लाइन खड़ी है कि मुझे अंदर आने में काफी समय लग गया। ये सुनकर स्वर्ण को बहुत गुस्सा आता है, पर वो मौके की नजाकत को समझते हुए उससे ये कहता है कि मैंने अभी तक दुकान नहीं खोली। जिस पर होलकर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, दुकान तो कल ही खुल चुकी है और मुझे पता है कि अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हारा पहला कस्टमर बनकर तुम पर एक और एहसान कर दूं। मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बार उन्हें अपने मीट की बजाय किसी और दुकान का मीट खिलाऊं। मुझे 12 लोगों के लिए मीट चाहिए और ध्यान रहे कि उसमें तुम्हारे पसीने का एक भी कतरा न गिर पाए। ये सुनकर स्वर्ण के सब्र का बांध टूट जाता है, पर वो उसकी बात मान लेता है। अब होलकर के जाने के फौरन बाद वो बियाने को कॉल करता है और बियाने के आते ही वो डर के मारे उसके गले लग जाता है। जिस पर बियाने उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि हम पुलिस को बता देंगे कि ये सिर्फ एक हादसा था। फिर जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि उस इलेक्ट्रिशियन की एक टांग गायब है। वो स्वर्ण से इसकी वजह पूछता है, जिस पर स्वर्ण उसे डरते डरते ये कहता है कि तुम तो जानते हो कि कल एक भी कस्टमर नहीं आया और आज सुबह ही टीना ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और ऊपर से होलकर ने दुकान पर आकर हम दोनों का मजाक उड़ाया। इसी फ्रस्ट्रेशन में मैंने होलकर से बदला लेने के लिए उसे इलेक्ट्रिशियन की टांग काट कर बेच दी। ये सुनकर बियाने के होश उड़ जाते हैं। वो उससे कहता है कि अगर तुम उसकी टांग नहीं काटते तो शायद हमारे बचने का ज्यादा चांस होता। जिस पर स्वर्ण उससे बार बार ये कहने लगता है कि मैं जेल नहीं जाना चाहता, अब तुम ही कुछ करके मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। जिस पर बियाने काफी देर सोचने के बाद उसे कहता है कि हमें बाकी बची बॉडी को बोन क्रशर में डाल देना चाहिए ताकि किसी को पता न चले। इसके लिए हमें कल सुबह तक इंतजार करना होगा ताकि उसकी बॉडी पूरी तरह फ्रीज हो जाए। लेकिन उन दोनों को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि होलकर के मेहमान उस मीट को खाकर क्या कहेंगे। अब अगली सुबह जब बियाने दुकान पर आता है तो वो देखता है कि उसकी दुकान पर लोगों की लाइन खड़ी है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है और जैसे ही अंदर जाता है तो स्वर्ण उससे कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए। ये सारे के सारे होलकर के मेहमान हैं जिन्होंने कल रात उस इलेक्ट्रिशियन का मीट खाया था और अब ये उसी मीट के लिए आए हैं। जिस पर बियाने उससे पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जिस पर स्वर्ण उससे कहता है कि पहली बात तो मैंने इन्हें फोर्स नहीं किया, दूसरा ये कि ये सब अपनी मर्जी से आए हैं और वैसे भी हम उसे बोन क्रशर में डालकर गायब करने वाले थे, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं उस पूरी बॉडी को इन्हें बेच दूंगा। जिस पर बियाने उसके करीब जाकर उससे ये कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। जिस पर स्वर्ण उससे रोते हुए कहता है कि मुझे इस वक्त डॉक्टर की नहीं बल्कि पैसों की जरूरत है, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनकर बियाने ना चाहते हुए भी उससे ये कहता है जल्दी से इसे निपटा कर इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दो। जिस पर स्वर्ण जल्दी से उस मीट को मैरिनेट करके उसे चिगी विगीज का नाम देकर उन कस्टमर्स को बेच देता है और वो कस्टमर्स भी बड़े ही शौक के साथ उस मीट को खरीदने लगते हैं, जिससे स्वर्ण अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। जिसके बाद बियाने उससे कहता है कि कल को ये लोग वापस आए तो उनसे कह देना कि वो मीट खत्म हो चुका है। जिस पर स्वर्ण उससे कहता है कि वो सिर्फ मीट नहीं बल्कि मैंने उनका नाम स्वर्ण चिगी विगीज रखा है। जिस पर बियाने उससे कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, आज के बाद हम दोनों इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। जिस पर स्वर्ण उससे कहता है कि ठीक है, पर मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूँ। यही कि स्कूल में मैं इतना फेमस नहीं था, मैं हमेशा पसीने में लथपथ रहता था, इसलिए सारे दोस्त मुझसे दूर भागते थे, मेरा मजाक उड़ाया करते थे। पर आज जब मैं काउंटर पर खड़े होकर उन्हें मीट बेच रहा था तो हर कोई मुझे देखकर स्माइल कर रहा था, जिससे पहली बार मैंने खुद को स्पेशल फील किया और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि आज के बाद मैं कभी ऐसा फील नहीं कर पाऊंगा। स्वर्ण की बातें सुनकर बियाने ये समझ जाता है कि वो उसे इमोशनल करके दोबारा से कुछ ऐसे ही करने की सोच रहा है, इसलिए वो उसे किक करके होश में लाता है और कहता है कि ऐसी बकवास दोबारा कभी मत करना। अब उसी रात बियाने को उस नर्स का एक वॉइस मेल मिलता है जिससे उसे ये पता चलता है कि 2 दिन बाद उसके भाई एगिल का लाइफ सपोर्ट निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर उसे थोड़ा दुख होता है, इस पर वो अपना मूड ठीक करने के लिए एस्ट्रिड के पास जाता है और उसे अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है। इधर स्वर्ण जब दुकान में अपना मैरिनेट बना रहा होता है तो रियल्टर हंस उसकी दुकान पर आता है जो बहुत उदास लग रहा है। स्वर्ण को लगा कि वो अपने आधे पैसे मांगने आया है,
पर हंस उससे कहता है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है और मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। स्वेन को उसकी बॉडी हूबहू उस इलेक्ट्रिशियन जैसी दिखाई देती है, जिस पर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने किसी को बताया कि तुम यहाँ आने वाले हो? जिस पर हंस कहता है कि नहीं, ये बात मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं बताई कि मेरी जॉब चली गई है। जिस पर स्वेन उससे कहता है कि ठीक है, तो आज से तुम मेरे साथ काम करोगे, आओ मैं तुम्हें अपनी दुकान दिखाता हूँ। अब जैसे ही हंस मीट लॉकर के अंदर जाता है, स्वेन बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और लाइट ऑफ करके वहाँ से निकल जाता है। जिसके अगले दिन वह ब्यारने को देखता है जो बहुत खुश है। वो उससे उसकी खुशी की वजह पूछता है, जिस पर ब्यारने उसे बताता है कि वो एस्ट्रिड नाम की एक खूबसूरत लड़की को डेट कर रहा है। इसी दौरान स्वेन उसे उसकी शॉप का एक ग्रीन यूनिफॉर्म दिखाता है, जिसे पहनकर जैसे ही वो मीट लॉकर के अंदर जाता है, वो हंस की बॉडी को देखता है जो कि लटकी हुई है। वो स्वेन से कहता है कि तुम पूरी तरह साइको बन चुके हो। जिस पर स्वेन उसे एक झूठी कहानी सुनाता है कि हंस खुद हमारी दुकान पर आया और उसने कहा कि उसकी जॉब चली गई है और वो जीना नहीं चाहता, इसलिए मैंने उसे मार कर उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। ये सुनकर ब्यारने उससे कहता है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगा। जिस पर स्वेन उससे कहता है कि अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो वो लड़की जिसे तुम पसंद करते हो तुम्हारी हकीकत जानकर वो तुम पर थूक देगी। ये सुनकर वो खामोश हो जाता है और यहाँ से इनकी दुकान की सेल्स और भी बढ़ जाती है और ये बात पूरे शहर में फैल जाती है, जिससे एक न्यूज चैनल उसे कवर करने के लिए उसकी दुकान पहुंच जाता है और स्वेन उन्हें अपना इंटरव्यू देता है। उधर डॉक्टर्स जैसे ही आइगिल का लाइफ सपोर्ट हटा देते हैं, उसे अचानक होश आ जाता है और वो अपने भाई ब्यारने का नाम पुकार रहा होता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे डॉक्टर्स चौंक जाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। जिसके बाद हम स्वेन को देखते हैं जिसने नई कार खरीद ली है और वो अपने साथ एक बड़ी सी बोरी लाया है। वो ब्यारने से कहता है कि टीना के जाने के बाद उसकी दोस्त बीट जो तुम्हें लाइन मार रही थी, उसने कल मुझे टीवी पर देखा और कल रात मुझसे मिलने आई, हमने एक साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया। ये सुनकर ब्यारने बहुत खुश होता है। तभी वो वहाँ लटकी हुई बोरी को देखकर ये समझ जाता है कि उसने बीट को भी मार दिया। लेकिन इससे पहले कि वो स्वेन को कुछ बोल पाता, वहाँ उसका भाई एगिल पहुँच जाता है जो अपने हाथों में एक जिराफ का टॉय लिए खड़ा है। ये देखकर ब्यारने छुप जाता है और स्वेन से कहता है कि तुम कुछ भी करके उसे यहाँ से भेज दो। जिस पर स्वेन उसे डांट कर वहाँ से भेज देता है। पर सवाल यह है कि ब्यारने अपने भाई से मिलना क्यों नहीं चाहता। अब वो सीधे हॉस्पिटल जाता है, जहाँ नर्स उसे बताती है कि ये ईश्वर का ही चमत्कार है कि तुम्हारे भाई को होश आ गया। पर ब्यारने नहीं चाहता कि वो जिंदा रहे। जिस पर नर्स उससे ये कहती है कि हम तुम्हारे फायदे के लिए एक जीते जागते आदमी को नहीं मार सकते। जिस पर ब्यारने उससे कहता है कि मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए, मेरी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि वो जिंदा भी रहे तो मेरे आसपास बिल्कुल ना भटके। ये सुनकर नर्स उससे कहती है कि तुम ऐसा मत कहो, वो तुम्हारा भाई है और तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और इस बारे में मैं तुम्हारे दोस्त स्वेन से बात करूंगी, जिसने कुछ ही दिन पहले अपना इंटरव्यू दिया था। वो काफी समझदार है, वो तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगा। ये सुनकर ब्यारने हंसने लगता है और उससे कहता है तो ठीक है, अगर तुम उससे बात करना चाहती हो तो उसकी दुकान पर चली जाओ। जिसके अगले ही दिन हम उस नर्स को मीट लॉकर के अंदर लटके हुए देखते हैं, जिसे स्वेन ने अपने अगले दिन का स्टॉक बना लिया है और ब्यारने भी यही चाहता था कि वो नर्स उसके जाती फैसलों में दखल ना दे। जिसके बाद स्वेन उससे कहता है कि इंसानों की मीट की बढ़ती सेल्स की वजह से बाकी दूसरे मीट खराब हो चुके हैं, तुम उन्हें फेंक आओ। जिस पर वो उन्हें फेंकने के लिए जाता है। तभी उसका भाई एगिल जो उसी दुकान के बाहर ब्यारने से मिलने का मौका ढूंढ रहा था, वो उसे उस चिकन को डस्टबिन में डालते हुए देख लेता है और उन्हें अपने हाथों में लेकर रोने लगता है, जिससे ये पता चलता है कि उसे जानवरों और परिंदों से बहुत लगाव है। अब उसी रात ब्यारने और एस्ट्रिड दोनों एक समंदर के किनारे मिलते हैं, जहाँ बातों बातों में ब्यारने उससे पूछता है कि वो बुढ़ा कौन है। जिस पर एस्ट्रिड उसे बताती है कि फादर विलियम चर्च के पास्टर रह चुके हैं, जिनके साथ कई साल पहले एक अजीब हादसा हुआ था। जिस पर ब्यारने उसे पूछता है कि कैसा हादसा। जिस पर एस्ट्रिड उन्हें बताती है कि जब वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर जा रहे थे तो उनका प्लेन क्रैश हो गया और एक बर्फीले पहाड़ों के बीच जा गिरा। उस हादसे में सब मर गए सिवाय पास्टर के, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए अपनी वाइफ का मीट खाया था और इसी गिल्ट को खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी चर्च की खिदमत में लगा दी। इसी दौरान उन्हें एक अनाथ बच्ची यानी कि मैं मिली, जिसे उन्होंने बचपन से पाला और आज मैं उन्हीं की देखभाल करती हूँ। जिसके बाद ब्यारने उससे कहता है कि क्या तुमने कभी ये शहर छोड़कर भागने के बारे में सोचा है। जिस पर एस्ट्रिड कहती है कि कभी नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। जिस पर ब्यारने उससे कहता है कि जब से हमने अपनी दुकान खोली है मैंने बहुत कुछ ऐसा देख लिया जिससे मेरा दिल घबराता है, और कहता है कि ये शहर छोड़कर भाग जाओ। दरअसल वो उसे ये इशारा दे रहा होता है कि वो इस दुकान की वजह से एक क्रिमिनल बन चुका है। अब एस्ट्रिड घर आ जाती है और पास्टर विलियम जो होलगर के साथ बैठा हुआ है वो उससे पूछता है कि तुम इतनी रात गए कहाँ थे। जिस पर एस्ट्रिड उससे कहती है कि वह ब्यारने के साथ थी। यह सुनकर होलगर पास्टर विलियम से ये पूछता है कि क्या ये वही ब्यारने है जो मेरी शॉप में काम करता था। जिस पर विलियम उससे कहता है कि हाँ, अब तो ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जिस पर होलगर उससे कहता है कि इसमें
कोई शक नहीं कि उसकी दुकान की सेल्स मुझसे भी अच्छी है, पर वो दो बेवकूफ जो सुसु करके अपनी पैंट की जिप तक लगाना भूल जाते हैं वो इतने कामयाब कैसे हो गए। वो दोनों कुछ तो गलत कर रहे हैं। जिस पर विलियम मुझसे कहता है कि जिस रात मैं तुम्हारे घर डिनर पर आया था तो उस मीट को खाकर मुझे अपनी वाइफ की याद आ गई, क्योंकि वो टेस्ट बिल्कुल मेरी वाइफ के मीट से मिलता जुलता है। ये सुनकर होल्गर को पहली बार उन दोनों पर शक होने लगता है। इसके बाद अगले दिन कब्रिस्तान में एस्ट्रिड ये देखती है कि एगिल उन चिकन्स को दफना रहा है। वो उसे देखकर ये समझ जाती है कि वो ब्याने का ही भाई होगा, जो दिमाग से बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। अब उसी रात ब्याने एस्ट्रिड को प्रपोज करने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ वो एस्ट्रिड के साथ अपने भाई को देखकर गुस्सा हो जाता है। तभी एगिल उससे बात करने के लिए उसके करीब जाता है, जिस पर ब्याने उससे बार बार ये कह रहा होता है कि तुम मेरे पास मत आना। फिर जैसे ही वो उसके करीब जाता है वो उसे किक कर देता है, जिस पर एस्ट्रिड उस पर गुस्सा करते हुए पूछती है कि तुम अपने भाई के साथ ये किस तरह का बर्ताव कर रहे हो। जिस पर ब्याने उससे कहता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए तुम इस मामले से दूर रहो। अब जैसा कि स्वेन कामयाब हो चुका है, इसलिए टीना उससे मिलने आती है। स्वेन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर टीना उससे कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी दुकान देखना चाहती हूँ। स्वेन जो इससे पहले हंस को अपनी दुकान दिखा चुका है, वो टीना की ख्वाहिश भी पूरी कर देता है और अगले दिन के स्टॉक की तरह उसे यूटिलाइज कर लेता है। अब उसी रात होल्गर टीवी पर एक न्यूज देखता है कि शहर में सिर्फ एक महीने के अंदर ही 4 लोगों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें वह हंस को भी देखता है, जो उसका कस्टमर रह चुका है, जो उस दिन से गायब है जिस दिन से उन दोनों ने दुकान खोली थी। इसके अलावा पास्टर विलियम ने यह बताया था कि उन दोनों की दुकान के मीट का टेस्ट बिल्कुल उसकी वाइफ के मीट के टेस्ट से मिलता जुलता है। ये ध्यान में रखते हुए वो ये पता करने की कोशिश करता है कि वो किस फार्म से और कौन सी नस्ल के चिकन खरीदते हैं। जिसके बाद अगले दिन जब ब्याने दुकान पर आता है तो स्वेन उससे कहता है कि तुम मेरी जान ले लोगे अगर मैंने तुम्हें ये बताया कि मैंने इस बार किसको शिकार बनाया है। ब्याने जो अपने भाई को लेकर पहले से अपसेट है, वो उससे कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुमने इस बार किसको गायब किया है, मुझे बस अपना काम करने दो। इधर एस्ट्रिड जब एगिल के साथ टाइम पास कर रही होती है तो पास्टर विलियम उसे होल्गर से मिलाता है और होल्गर उसे बताता है कि स्वेन और ब्याने वो दोनों इंसानों को मारकर उनका मीट बेच रहे हैं, जिनमें से मेरा एक कस्टमर हंस भी था। एस्ट्रिड उसे कहती है कि ब्याने ऐसा आदमी नहीं है, जिस पर होल्गर उसे ब्याने की पूरी कहानी सुनाता है कि जिस एगिल के साथ तुम बाहर खेल रही थी वो ब्याने का ही जुड़ा भाई है, जो उसके 7 मिनट बाद पैदा हुआ, जो दिमाग से थोड़ा पैदल निकला, इसलिए उसके माँ बाप उसकी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। और इसी दौरान वो टीवी में एनिमल्स को देखकर उनसे ऑब्सेस्ड हो गया और एक दिन उसे पता चला कि स्वीडन के एक चिड़ियाघर में उसके पसंदीदा जानवर जिराफ को बेचने के लिए रखा गया। ये सुनकर वो बेचैन हो गया और उसे देखने की जिद करने लगा। ऐसे में उसके माँ बाप अपने दोनों बेटों और ब्याने की न्यू वाइफ के साथ कार में निकल पड़े। रास्ते में एगिल ने ड्राइव करने की जिद की तो ब्याने ने मना कर दिया, पर उसके माँ बाप अपने पागल बेटे के प्यार में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने उसे ड्राइव करने दिया। तभी गलती से कार के आगे एक हिरन आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में उसने कार को एक पेड़ से मार दिया, जिसमें ना सिर्फ उसके माँ बाप बल्कि ब्याने की वाइफ की भी डेथ हो गई। एगिल कोमा में चला गया और ब्याने बचा भी तो उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। उसे ना सिर्फ अपने भाई से बल्कि जानवरों से भी नफरत हो गई, इसलिए वो जानवरों को मारकर उनके कंकाल जमा करता। एक दिन होल्गर ने उसे ऐसा करते देख अपनी दुकान ने बुचर की जॉब दे दी, जिसमें वो जानवरों को बड़ी ही बेरहमी के साथ हलाल कर देता। ये सुनकर वो सीधे एगिल के पास जाती है और उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलाती हूँ। इधर ब्याने टीना को मीट लॉकर में रख देता है और घर जाते समय स्वेन से कहता है कि तुम्हें भी घर जाना चाहिए। जिस पर स्वेन उससे कहता है कि मैं किसी का सामना नहीं करना चाहता, वरना मेरी नीयत खराब हो जाएगी। जिस पर ब्याने उससे कहता है कि मुझे तुमसे डर लगने लगा है कि कहीं तुम मुझे भी इस मीट लॉकर में बंद ना कर दो। अब जैसे ही ब्याने घर पहुँचता है, एस्ट्रिड एगिल को लेकर उसके दुकान पहुँच जाती है और वो दोनों ब्याने से बात करने की जिद करते हैं। जिस पर स्वेन उन्हें बार बार ये कहने लगता है कि इस वक्त तुम दोनों को यहाँ नहीं होना चाहिए, खास करके एगिल को। ये कहकर वो डोर बंद कर देता है। वो दोनों लगातार उससे ये पूछने लगते हैं कि ब्याने कहाँ है, जिस पर आखिरकार उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो दरवाजा खोलकर उनसे कहता है कि ब्याने मीट लॉकर के अंदर छुपा है। इधर ब्याने ये फैसला करता है कि वो एस्ट्रिड को सच्चाई बताकर उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, जिसके लिए वो एस्ट्रिड के घर जाता है, जहाँ पास्टर विलियम उससे कहते हैं कि मैंने एस्ट्रिड को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और वो मुझे झूठा साबित करने के लिए तुम्हारे भाई को लेकर तुम्हारी ही दुकान पर गई है। ये सुनकर वो समझ जाता है कि अब उन दोनों की बारी है। इधर स्वेन उन दोनों को मीट लॉकर में बंद करके आराम से झाड़ू दे रहा होता है। तभी ब्याने आकर उससे उन दोनों के बारे में पूछता है, जिस पर स्वेन उससे कहता है कि मुझे क्या पता, मैं दुकान बंद करके निकलने ही वाला था। ये सुनकर ब्याने को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वो वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि एस्ट्रिड गुस्से में अपना सर दरवाजे पर मारती है, जिसकी आवाज सुनकर वो दौड़ता हुआ वापस आता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है, एस्ट्रिड बाहर आकर उससे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो और मुझसे दोबारा
मिलने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम दोनों इंसान के रूप में शैतान हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी बियाने गुस्से में एक चॉपर उठा लेता है और स्वेन को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और स्वेन उससे बचता हुआ एक जगह दया की भीख मांगता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो अपने भाई एगिल को बाहर निकालता है और उसके होश में आते ही कई दिन बाद वो उससे खुल के बात करता है। वो दोनों पूरी रात वहीं सो जाते हैं और सुबह एगिल चुपके से एक पिग का सर लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी बियाने को भी होश आता है और वो देखता है कि रोज की तरह दुकान पर कस्टमर्स की लाइन लग चुकी है। इस पर वो उनसे ये कह देता है कि आपको जिस मीट की तलब लगी है वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। आप चाहें तो मैं आपके लिए किसी दूसरे मीट का इंतजाम कर सकता हूँ। इस पर एक बूढ़ी औरत उससे कहती है कि ठीक है, पर मैरिनेट वही होना चाहिए। जिस पर बियाने उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो स्वेन का ही मैरिनेट है। अब अंदर आकर वो मीट लॉकर से दूसरा मीट निकालने से पहले ऐसे ही स्वेन का थोड़ा सा मैरिनेट चेक कर मीट लॉकर के अंदर चला जाता है और फिर अचानक वापस आकर दोबारा से उस मैरिनेट को चेक कर कुछ सोचने लगता है और वहाँ पर मौजूद उस सारे ह्यूमन मीट को बोन क्रशर में डालकर उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। और चिकन को मैरिनेट करके जैसे ही बाहर आता है, होल्गर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टीम को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वो उन सारे कस्टमर्स को बाहर भेजकर उससे कहता है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम अनऑथराइज्ड मीट सेल करते हो। तभी स्वेन भी वहाँ पहुँच जाता है और कस्टमर से ये जानकर कि उसकी दुकान की इंस्पेक्शन चल रही है, वो समझ जाता है कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। जिस पर वो अंदर आकर बड़े ही फ्रस्ट्रेशन के साथ उन ऑफिसर से ये कहने लगता है कि हो गई आप लोगों की चेकिंग, मिल गया आप लोगों को सबूत, अब जो हुआ सो हुआ, आप इस मीट को अपने साथ लेकर जाओ, पर इसमें मेरे दोस्त बियाने का कोई हाथ नहीं है। वो रोते हुए होल्गर से ये कहता है कि तुम एक बार मेरी आंखों में देख कर ये कहो कि क्या मैं सक्सेस डिजर्व नहीं करता। तभी बियाने उसके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए उसे किक कर देता है और उसे बाहर लेकर आता है। अब पूरे मीट को अच्छी तरह देखने के बाद ऑफिसर्स होल्गर से ये कहते हैं कि यहाँ सिवाय नॉर्मल चिकन और पोर्क के और कुछ नहीं है। तभी उनमें से एक ऑफिसर उससे कहता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी तो बहुत अच्छा मैरिनेट बनाता है। ये सुनकर होल्गर को इस बात का अफसोस होता है कि काश मैं उस दिन उसका मैरिनेट चख लेता तो आज मेरे दुकान पर भी कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। इधर बियाने भी ये बात कबूल करता है कि हमारी दुकान की सेल्स ह्यूमन मीट की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे बनाए हुए मैरिनेट की वजह से बढ़ी थी। इसके बाद ये दोनों अपनी दुकान के अंदर चले जाते हैं और कुछ दिन बाद हम बियाने को देखते हैं जो समंदर के किनारे बैठा है और स्वेन उसके भाई एगिल के साथ खेल रहा है। तभी एस्ट्रिड भी उसके पास आती है जिसे ये पता चल चुका है कि उसकी दुकान से FDA टीम के हाथ कुछ नहीं लगा और वो सब स्वेन के मैरिनेट का कमाल है। इस कहानी से कुछ सीखने और समझने वाली बात यह है कि एक इंसान चाहे वो शक्ल से कितना भी बुरा या फिर कितना भी बेवकूफ हो, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वरना किसी दिन वो अपनी इज्जत पाने के चक्कर में स्वेन की तरह कुछ ऐसा कर बैठता है जिसमें उसकी कामयाबी के आगे दुनिया का हर रिश्ता, हर इमोशन उसे छोटा लगने लगता है। कामयाब होना अच्छी बात है, पर उस कामयाबी के लिए किसी और को नुकसान पहुंचाना इंसानियत से परे है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।